चल रहा था, रिवीजन का टाइम है, यहाँ पर बातें करने का समय तो है नहीं, ना मेरे पास है ना आपके पास में है, ठीक है जी। आइए, सो प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे बेटा जी यहाँ पर, और प्रोकैरियो ये कोशिका जीवन की कई, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो ट्यूसडे को हुआ था उसमें करी थी। कोशिका क्या होती है, कोशिका का समग्र अवलोकन जब हम लोगों ने किया था, इसकी बातें करी थी, है ना। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी थी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मेन जीव है वो जीवाणु है, उसकी आकृति कैसी होती है ये हम लोगों ने बात कर ली थी। इस तरीके से ये कुछ बिंदु थे प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो ट्यूसडे को लेक्चर हुआ था यहाँ पर, ये हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में, प्लीज पढ़ाई करिएगा, और जिसको नहीं करनी है, जिसको बीच में बातें करनी है, वो प्लीज चले जाइएगा। साफ साफ सीधी सीधी बात है, ठीक है, ठीक है। जिसको बातें करनी है, ये टीचर चाहिए, वो टीचर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो चला जाइए, है ना। यहाँ पर नुस्खे निकालने वाले जो बच्चे हैं, प्लीज आप चले जाइए, आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ाई करनी है वो चुपचाप पढ़ाई करिएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर था बेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो था वो छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका थोड़ा सा जल्दी विभाजन करती है, यूकैरियोटिक कोशिका से कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है और जल्दी जल्दी क्या करती है, विभाजन करती है। केंद्रक यहाँ पर नहीं पाया जाता, केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है। केंद्रक यहाँ पर अगर नहीं पाया जाता तो जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, नग्न होता है, नग्न होता है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर डीएनए जो होता है वो नग्न नहीं होता। यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अंतःप्रेद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, ये सारे के सारे कोशिकांग यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर झिल्ली में कोशिकांग मिलते हैं। एक ऐसा कोशिकांग है जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो झिल्ली में नहीं होता है, राइबोसोम, जो यहाँ पर भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पर जो मिलता है वो कौन सा होता है, 70S प्रकार का, और यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य में मिलता है वो कौन सा होता है, 80S प्रकार का मिलता है। किसमें, प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है, 70S होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, 80S होता है। यहाँ पर एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि डीएनए कैसा होता है, गोलाकार होता है। डीएनए कैसा होता है, गोलाकार होता है, और यहाँ पर डीएनए कैसा होता है बेटा, सीधा होता है। इस तरीके से गोल आकृति में नहीं होता है, यानी सर्कुलर नहीं होता है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं आकर जुड़ जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यहाँ पर ऐसा नहीं होता, सीधे सीधे डीएनए के खंड होते हैं जिनको हम गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। डीएनए की कॉइलिंग हो जाती है, डीएनए जो होता है क्या हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। अब इतना लंबा डीएनए एक कोशिका के अंदर कैसे फिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या कर देते हैं, उसको चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते हैं, याद रखना, भूल ना जाइएगा। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कहां पर मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं। आप पूछेंगे हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार के क्षारीय प्रोटीन होते हैं, क्षारीय प्रोटीन होते हैं जिसके ऊपर डीएनए कुंडलित हो जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य में कोई गति नहीं होती। अब ये कोशिका द्रव्य गति कौन सी होती है भाई साहब, ये कोशिका द्रव्य गति कौन सी होती है। हमने बोला ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है। हमने बोला ये कोशिका है और ये यूकैरियोटिक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है, कोशिका द्रव्य। यहाँ पर कोशिका द्रव्य मूव नहीं करता है, गति नहीं करता है। कोशिका द्रव्य की गति यहाँ पर होती है। अब आप बोलेंगे क्यों होती है, क्योंकि ये एक जटिल कोशिका है, ये एक सरल कोशिका है, ये जटिल कोशिका है। जरा इमेजिन करिए, आप सभी ने नाम सुना अंतःप्रेद्रव्य जालिका, है ना, सुना है ना, खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रेद्रव्य जालिका क्या बनाती है, प्रोटीन और लिपिड्स बनाती है। तो प्रोटीन और लिपिड्स का मूवमेंट कराना होता है तो कौन कराता है, गोल्जिका कराता है। फिर गोल्जिका से कहां जाती है, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ जाती है। तो यहां पर कोशिका द्रव्य गति करता है, यहां पर कोशिका द्रव्य गति नहीं करता है, याद रखना। यहां पर किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, यहां पर कोशिका द्रव्य जो होता है वो गति करता है। राइबोसोम यहाँ पर 70S प्रकार का होता है और यहाँ पर 80S प्रकार का होता है। जरा जल्दी से हमको बताइएगा, ये 70S और 80S में अंतर जानते हैं आप? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या 70S और 80S में आप अंतर जानते हैं? नहीं जानते हैं। 70S में 80S में डिफरेंस पता है आप सभी को, पता है? वेल डन रोशन कुमार, बहुत ही बढ़िया।
ये सेडिमेंटेशन होता है। वेरी गुड देव, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं इसी चैप्टर में आपको वापस से बताऊंगा। जब राइबोसोम आएगा तो वहां पर मैं रिपीट करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 70S एंड 80S। ये 70S क्या होता है, ये 80S क्या होता है, इसकी इकाइयां होती है, 30S होती है, 50S होती है, इसकी इकाई होती है 40S, 60S। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंसेस होते हैं वो जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लीजिएगा, बताऊंगा, वापस से रिपीट करूंगा। जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है उनको समझाऊंगा। ठीक है, आइए यहां पर अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक बार संरचना का अध्ययन करते हैं। ये हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी एनसीईआरटी में कई सारी बातें समझा रखी हैं। क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो किससे बनी होती है। अब एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले एक बार पहले हम अपने तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर एक बार एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो यहाँ पर हाईलाइटेड पोर्शन है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, हाँ जी, तो पहले हम एक बार अपने तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आती है, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका 3 आवरण से ढकी होती है। क्या गुरुजी समझ में नहीं आया? मैंने कहा देख, यहाँ पर तेरे को ये प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रही, इधर देख। क्या तेरे को यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखाई दे रही है? हाँ सर। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने आवरण से ढकी हुई है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने आवरण मिल रहे हैं, जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में टोटल यहां पर ये 3 आवरण दिख रहे हैं। कितने आवरण दिख रहे हैं? टोटल यहाँ पर ये 3 आवरण दिख रहे हैं। टोटल कितने आवरण दिख रहे हैं? 3 आवरण दिख रहे हैं। 3 स्तरें आपको दिखाई दे रही हैं। बेटा ये तीनों स्तरें मिलकर, ये तीनों स्तरें मिलकर क्या कहलाती हैं, याद रखना, कोशिका आवरण कहलाती है। क्या सर? क्या सर? वापस से सुन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 3 आवरण मिल रहे हैं, 3 स्तरें मिल रही हैं, और ये तीनों स्तरें मिलकर क्या कहला रही हैं, कोशिका आवरण कहला रही हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? कोशिका आवरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका आवरण बोलते हैं। अब इनमें से सबसे बाहर वाली जो स्तर है इसका क्या नाम है, बीच वाली जो है इसका क्या नाम है, सबसे अंदर वाली जो है इसका क्या नाम है? तो सबसे बाहर वाली जो है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। सर जी हिंदी में यहां पर लिखा हुआ ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो स्तर है इसका नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। हिंदी में भी क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, बीच वाली जो स्तर है इसका नाम है कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। नंबरिंग भी देखिए इस हिसाब से, फर्स्ट सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स यानी सबसे बाहर वाली, फिर सेकंड क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल यानी क्या पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर वाली जो है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इसके बाद जो आती है वो कौन आती है बेटा जी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कौन आती है, कोशिका झिल्ली आती है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली का एक सिंपल सा डायग्राम है। आइए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु, सर ये ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य क्या होता है? देखिए थोड़ा सा फास्ट आपको समझना पड़ेगा, चीजों को जल्दी से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन क्लासेस हो रही है, और 2 दिन क्लासेस हो रही है तो इन 2 दिनों में बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो फास्ट पढ़ना पड़ेगा, चीजों को कवर अप करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके, सेल वाला चैप्टर योगेश सर ने भी डाल दिया था, सेल वाला चैप्टर मैंने भी डाल दिया है ना। अब जिसको सर से पढ़ना है सर का लेक्चर भी है, जिसको मेरे से पढ़ना है मेरा लेक्चर भी है, और मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस में आ रहा हूं, सर नहीं आ रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इधर यहाँ पर जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है बेटा जाकर आप जो भी काम करना है कर सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी आवरण था। सर ये ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है और इसका कार्य क्या होता है, बस 2 चीजें याद रखनी है। देखिए ये बना होता है किससे, पॉलीसेकेराइड से। किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से बना होता है। सर ये पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। अगर 11वीं कक्षा में आपने शर्करा नाम सुना था, कार्बोहाइड्रेट नाम सुना था, तो कार्बोहाइड्रेट के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे ग्लूकोज नाम सुना है, हाँ ग्लूकोज एक इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। ऐसे हजारों ग्लूकोज को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बनती है, पॉलीसेकेराइड बनती है। तो याद रखना ग्लाइकोकैलिक्स किससे बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है,
इनका कार्य क्या होता है, ये जो सबसे बाहरी आवरण जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा, क्या ये जीवाणुओं में मिलेगी? हाँ सर। क्या जीवाणु संक्रमण करते हैं? क्या जीवाणु संक्रमण करते हैं, रोग पैदा करते हैं? हाँ। तो आखिर वो रोग पैदा करने वाला कौन सी स्तर होती है, तो सबसे बाहरी स्तर जो होती है किसकी, जीवाणुओं की, यानी कौन, ग्लाइकोकैलिक्स। ये उत्तरदायी होती है किस चीज के लिए, संक्रमण के लिए उत्तरदायी होती है, इन्फेक्शन के लिए ये उत्तरदायी होती है। अब देखिए यहां से प्रश्न जो है ना आपसे अगर नीट में बनेगा, ध्यान से सुन, नीट में जो प्रश्न बनेगा इस टॉपिक से वो क्या बनेगा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये दो प्रकार की होती है। कौन, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। या तो ये दृढ़ होती है या ये बिल्कुल ही पतली ढीली ढाली लचीली सी होती है। क्या 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 क्या, या तो ग्लाइकोकैलिक्स कैसी होगी सर, ये पतली होगी ढीली ढाली होगी, या ये कैसी होगी सर, या ये दृढ़ होगी। कैसी होगी, या तो ये दृढ़ होगी या ये पतली पतली होगी, या तो ये दृढ़ होगी, कठोर होगी, मोटी होगी, ठीक है, या ये पतली होगी, ढीली ढाली होगी, लचीली होगी। बात आती है यहां पर इनके नाम क्या होते हैं, सिर्फ इतना सा ही प्रश्न बनेगा नीट में, क्योंकि नीट में प्रश्न ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा। अगर ये पतली होती हैं, कौन, ग्लाइकोकैलिक्स अगर पतली होती है तो इसका नाम क्या होता है, अवपंक परत बोला जाता है, या अवपंक स्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवपंक परत कहा जाता है, अवपंक स्तर कहा जाता है। और अगर ये मोटी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपुटिका कहते हैं। अगर ये मोटी होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, संपुटिका, और अगर ये पतली होती है, लचीली होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अवपंक परत बोलते हैं। सर जी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अवपंक परत को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर कहते हैं, और संपुटिका को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहते हैं। खत्म खत्म, ये सबसे पहली लेयर थी जिसका नाम था ग्लाइकोकैलिक्स। अब फटाफट मेरे साथ साथ आप एनसीईआरटी में भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे। देखिएगा सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है बेटा, यहां पर कोशिका का आवरण और इसके रूपांतरण हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि भैया जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका आवरण जो होता है वो किससे बना होता है, तीन चीजों से बना होता है। कौन कौन सा, सबसे बाहर जो होती है वो कौन होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उसके बाद कौन होती है, कोशिका भित्ति होती है। फिर उसके बाद कौन होती है, जीव द्रव्य झिल्ली बोल दीजिए, कोशिका झिल्ली बोल दीजिए। ये मैंने आपको कई सारे नाम बताए थे, ठीक है। तो तीन स्तर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर दोस्त, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये सिर्फ इतनी सी बात बता रखी है, देखिए यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स कि विभिन्न जीवाणुओं में इसकी मोटाई जो होती है अलग अलग होती है। कुछ में ये कैसी होती है, ढीली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवपंक परत बोलते हैं। कुछ में ये कैसी होती है, मोटी कठोर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संपुटिका कैप्सूल बोलते हैं। स्लाइम लेयर यहाँ पर अंग्रेजी में नाम नहीं लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी बोल दिया है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। डन, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रखा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप ये समझिए कि एनसीईआरटी में अगर एनसीईआरटी से अगर प्रश्न आएंगे नीट में तो ग्लाइकोकैलिक्स से सिर्फ एक ही प्रश्न बन सकता है। और वो क्या प्रश्न बन सकता है कि भैया ग्लाइकोकैलिक्स से ये नहीं पूछा जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, संक्रमण करती है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, आपको याद रखना, बिल्कुल याद रखिए। लेकिन प्रश्न जो बनेगा वो सिर्फ इतना सा बनेगा कि ग्लाइकोकैलिक्स अगर कठोर है तो क्या बोलते हैं, अगर पतली है ढीली डाली है तो क्या बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, चलें आगे। अब इसके बाद कौन आती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो बात आ रही है वो आ रही है किसकी, सेल वॉल की, किसकी, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति से यहां पर प्रश्न बनते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्या प्रश्न बनेगा जरा गौर से सुनिएगा बेटा। यहां पर सबसे पहला प्रश्न जो यहां पर बनेगा, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो मुख्य रूप से दो चीजों की बनी होती है। किससे, मुख्य रूप से दो चीजों की बनी होती है। कौन, कोशिका भित्ति। कौन सी दो चीजें होती है जानते हैं आप। अच्छा यहाँ पर उड़ान 2.0 बैच के बच्चे भी हैं क्या इस क्लास में, जरा एक बार मेरे को फटाफट बता दीजिएगा, एक बार जरा प्लीज मेरे को जल्दी से बता दीजिएगा। क्या इस बैच में उड़ान 2.0 बैच के भी बच्चे हैं, आरंभ के तो है ही हैं, आरंभ 1, 2 और उड़ान 2.0 उसके भी बच्चे हैं क्या यहाँ पर, हैं, ओके। आरंभ के भी बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो बेटा कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, मेजरली आपकी दो चीजों से बनी होती है। कौन कौन सी सर, एक होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, एक होता है पेप्टिडोग्लाइकेन और एक होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड या लिपोपॉलीसेकेराइड।
दो चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, आपका कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। एक होता है पेप्टिडोग्लाइकेन और एक होता है लिपोपॉलीसेकेराइड। अब जरा सोच, पेप्टिडोग्लाइकेन में पेप्टाइड वर्ड आ रहा है, हाँ। ये पेप्टाइड वर्ड तुमने कहां पर सुना है, प्रोटीन्स के अंदर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल बेसिक सी चीजें मैं पूछ रहा हूं, क्या प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बंद होता है? हाँ सर। यहां पर पेप्टाइड वर्ड आ रहा है, हाँ। ये ग्लाइकेन वर्ड आ रहा है, ग्लाइकेन, ग्लाइकेन किससे आता है? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, इसमें वर्ड आ रहा है ग्लाइकेन, हाँ सर। यानी कहीं ना कहीं पेप्टिडोग्लाइकेन दो चीजों से बना हुआ है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब इधर देख, यहां पर लिपो आ रहा है, लिपो वर्ड किससे आया होगा? लिपिड्स। लिपो वर्ड किससे संबंधित होएगा? लिपिड्स, यानी वसा, नाम सुना हुआ ना, फैट है। और पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की अगेन कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट लिपोपॉलीसेकेराइड। ये मेजरली दो चीजें होती हैं जो क्या बनाती हैं? कोशिका भित्ति बनाती हैं। किसमें बेटा जी? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगर मैं आपसे पादप कोशिका की अगर मैं बात करूं, किसकी? प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, है ना। वहीं अगर मैं कवक की बात करूं तो कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। वहीं अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से और लिपोपॉलीसेकेराइड से। सिंपल सी बात थी, सिंपल सी चीज थी, आराम से समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं ये कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। सर ये कोशिका भित्ति क्या फंक्शन करती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं आकृति को भी मेंटेन करती है और फटने से बचाती है। क्या आकृति, जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो आकृति है उस आकृति को क्या करेगी? बनाए रखेगी, मेंटेन करेगी। क्या करेगी? आकृति को क्या करेगी? मेंटेन करेगी। और साथ साथ फटने से क्या करेगी? बचाएगी। फटने से बचाएगी। कौन बचाएगी? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति। अब बेटा यही काम आपके कवक कोशिका की भित्ति भी यही करती है। यही काम आपकी पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो भी यही काम करती है। क्या? फटने से बचाती है, आकृति को क्या करती है? मेंटेन करती है। क्या? फटने से भी बचाती है और आकृति को क्या करती है? मेंटेन करती है। कौन? कोशिका भित्ति। यहां पर अगर ध्यान से नहीं सुनेगा तो तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा गब्बर। ध्यान से सुन। क्या ये जो कोशिका भित्ति जो होती है, इस कोशिका भित्ति का कार्य क्या था बेटा? ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है, इस कोशिका को फटने से बचाना। किससे बचाना? फटने से बचाना। सर फटेगी कैसे? अगर जरा सोच, इस कोशिका के अंदर पानी पानी आता जाए, पानी 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 पानी, आज ब्लू है, पानी 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 पानी, दिन भी सानी 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 सानी, सारा का सारा पानी आ गया किसमें? इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में पानी कैसे आ गया? ये आप पढ़ते हैं किसमें? एक टॉपिक है जिसका नाम है परासरण। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। क्या? परासरण। याद आ रहा है? अति परासरी घोल में डाल दिया, अल्प परासरी घोल में डाल दिया तो क्या होता है? तो एक कोशिका को जब हम किसमें डाल देते हैं बेटा? अल्प परासरी घोल में अति परासरी घोल में डाल देते। किसमें? अति परासरी घोल में डाल देते तो कोशिका के अंदर से पानी निकल जाता है। और अल्प परासरी घोल में डालते हैं तो कोशिका के अंदर पानी चला जाता है ना। ऑस्मोसिस, परासरण पढ़ा होगा। तो इस तरीके से अगर एक कोशिका को हम अल्प परासरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोशिका के अंदर क्या आता है? पानी आता है। पानी आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, कोशिका फूलती जाएगी फूलती जाएगी फूलती जाएगी, तो फट सकती है ना। तो फटने से बचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? आपकी कोशिका भित्ति। ये कठोर आवरण है। कौन? कोशिका भित्ति जो होती है ये कैसा? एक मृत कठोर आवरण होता है। कौन? कोशिका भित्ति, जो आकृति को तो मेंटेन करती ही करती है, साथ साथ फटने से भी बचाती है। किससे बनी होती है? लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। अब कोशिका भित्ति के आधार पर आपके जीवाणु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्राम धनात्मक, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। क्या बोला हमने? ये जो कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के आधार पर आपके जीवाणु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जीवाणु जो होते हैं सर, ये जीवाणु हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है ग्राम धनात्मक और एक होते हैं ग्राम ऋणात्मक। हाँ जी। कौन? जीवाणु जो होते हैं मेन कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत किसको मेनली रखा गया है? सर जीवाणु को रखा गया। अब जीवाणु जो है कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। किस आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर। याद रखना, कोशिका भित्ति के आधार पर दो प्रकार के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब सर क्या डिफरेंस है इनमें? सीधी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति, ध्यान से देखना, ये इनकी कोशिका भित्ति है। ये जो पीली पीली मैंने बनाई है ये कोशिका भित्ति है। क्या है गुरु? ये कोशिका भित्ति है। याद रखना, ये इनकी क्या है? कोशिका भित्ति है। ठीक है। वहीं ग्राम नेगेटिव में जरा देखिएगा कोशिका भित्ति को।
ग्राम नेगेटिव में देखिएगा कोशिका भित्ति को, ग्राम नेगेटिव में जो कोशिका भित्ति जो होती है बेटा, ग्राम नेगेटिव में जो कोशिका भित्ति जो होती है उसको देखिएगा और देखकर मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो देखकर मुझे ये बताइएगा पहले जल्दी से, किसकी कोशिका भित्ति मोटी है, पहले तो ये बताइए किसकी कोशिका भित्ति मोटी है, फटाफट बताइएगा किसकी कोशिका भित्ति मोटी है, जल्दी से बताइएगा। देखकर ये पता लग रहा है आपको, सर इसकी कोशिका भित्ति मोटी है, मोटी है, कंपैरेटिवली इनकी कोशिका भित्ति कैसी है, पतली है। एक और चीज आपको दिख रही होगी, क्या सर, यहां पर जो कोशिका भित्ति है वो एकल स्तरीय, यहां पर दो स्तर है, जरा देख, यहां पर तेरे को पीला पीले रंग का केवल एक आवरण दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन यहां पर तेरे को दो आवरण दिखाई दे रहे होंगे, अंदर वाला पीला और बाहर वाला लाल है। तो रंगों को भी मैंने उसी तरीके से चूज किया है। क्या ये जो पीली स्तर जो आपको दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति, ये बनी होती है किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से, किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से, पीले रंग की जो कोशिका भित्ति। और यहां पर जो पीले रंग की है ये भी कौन है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन है। और बाहर वाली जो लाल रंग की है वो है लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड है। अब आप खुद जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, एक जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, सर पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड। हाँ, ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ कौन मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है, लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं मिलती है। ठीक है, ये मोटी है, ये दोनों मिलकर इतनी मोटी नहीं है जितनी ये अकेली मोटी है, याद रखना, ये दोनों मिलकर इतनी मोटी नहीं है जितनी ये अकेली मोटी है। कौन सी, पेप्टिडोग्लाइकेन। यहां पर अकेली पेप्टिडोग्लाइकेन अंदर है, याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन अंदर है, लिपोपॉलीसेकेराइड बाहर है। अब सर ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है क्या, तो हुआ क्या था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। कौन, एक वैज्ञानिक जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। उन क्रिश्चियन ग्राम ने एक तकनीक की खोज करी जिसका नाम है ग्राम अभिरंजन। अभिरंजन का मतलब क्या होता है, किसी को रंग डाल देना, किसी के ऊपर रंग डाल देना, कलर डाल देना, क्या कहलाता है, अभिरंजित करना। ठीक है, स्टेनिंग बोला जाता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, स्टेनिंग बोला जाता है, अभिरंजन बोला जाता है। अभिरंजन का मतलब क्या होता है, रंग डाल देना। ठीक है, अब इधर देखिएगा, क्या इन्होंने, किन्होंने, आपके क्रिश्चियन ग्राम ने, किसने, क्रिश्चियन ग्राम ने दो प्रकार के जीवाणु लिए, दो प्रकार के जीवाणु लिए। ठीक है, इन दोनों के ऊपर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डाई डाली। सबसे पहला स्टेप क्या था, एक डाई डाली जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन ब्लू भी बोला जाता है इसको। क्या, क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन ब्लू भी बोला जाता है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं, अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, क्या आपको ये एनसीईआरटी की हाइलाइटेड पोर्शन आपको मिल गए थे पिछले लेक्चर में? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आपको ये आयोडीन, नहीं रुक जाओ अभी, आयोडीन रुक जाओ, क्या आपको ये एनसीईआरटी की हाइलाइट्स मिल गई थी? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आपको एनसीईआरटी की हाइलाइट्स मिल गई थी ये? ठीक है, डन, ओके। यहां पर देखिएगा, खुल जा सिम सिम, जल्दी से खुल जा। ठीक है, हाँ जी, किसकी बात कर रहे बेटा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, यहां पर हम यहां पर बात कर रहे थे किसकी, क्रिश्चियन ग्राम की। तो क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक जिन्होंने क्या किया बेटा, एक इस तरीके से जार लिया और इस जार के अंदर उन्होंने दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को डाल दिया। कौन से, दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को यहां पर डाल दिया है। ठीक है सर, दो अलग अलग प्रकार के यहां पर बैक्टीरिया डाल दिए हैं। किसने डाल दिए बेटा जी, यहां पर आपके क्रिश्चियन ग्राम ने दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया यहां पर डाल दिए हैं। दो अलग अलग प्रकार के, कौन सा रंग ले भाई साहब, चलिए, इतना सा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया डाल दिए हैं बेटा। अब इन दो अलग अलग प्रकार के जब इन्होंने बैक्टीरिया डाले तो सबसे पहला स्टेप इन्होंने क्या किया था, हाँ जी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इस दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पर इन्होंने डाई डाली थी। डाई समझ में आता है, जैसे हम अपने बालों को रंगते तो क्या बोलते हैं, डाई लगा लो, डाई लगा लो, तो डाई क्या करती है, रंग देती है। तो इन्होंने डाई डाली थी, कौन सी, क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन
ब्लू भी बोला जाता है। ये डाई डाली थी और इस डाई के कारण कहीं ना कहीं कलर चढ़ गया था। किस पर कलर चढ़ गया था गुरु? इनके ऊपर कलर चढ़ गया था। क्या चढ़ गया था? कलर। डाई के कारण क्या चढ़ गया? कलर चढ़ गया। ठीक है, चलिए सर, इन दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर कलर चढ़ गया, सिंपल सा था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? एक और डाई डाली। सर कौन सी डाई डाली? अब की बार इन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। दोनों के ऊपर क्या डाल दिया? आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। आयोडीन जो होता है लाल रंग देता है। चलिए जी, यहां पर आयोडीन भी डाल दिया है। यानी फुल इन्होंने होली खेल ली है। किसने? आपके कृष्ण ग्राम ने फुल होली खेल ली। होली खेल ली दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर। पहले एक काम करते, गुलाब डाल दिया, फिर पक्का रंग डाल दिया, यूं मान सकते हैं, या पहले पक्का रंग डाल दिया फिर गुलाल डाल दिया है। ठीक। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया? अब भाई साहब होली खेलने के बाद ये क्या करेंगे? नहलाएंगे ना इनको। नहलाएंगे तो पानी के साथ इनको नहला दिया, जल के साथ क्या कर दिया? धो डाला। क्या? जल से धो डाला, वॉश आउट कर दिया। किसको? दोनों प्रकार के जीवाणुओं को। किससे? पानी से। अब जैसे ही पानी से वॉश आउट किया बेटा जी, यहां पर जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पानी के साथ वॉश आउट किया तो ये वाले जो जीवाणु जो थे, ये वाले जो जीवाणु जो थे, इन जीवाणुओं पे से कलर थोड़ा थोड़ा हटने लग गया। इन पर से नहीं हटा, इन पे से कलर, ये जो डाई से जो कलर था वो कलर धीरे धीरे हटने लग गया। ठीक है। चौथे स्टेप में इन्होंने क्या किया? इथेनॉल डाल दिया कि पहले तुमको पानी से नहलाएंगे फिर तुमको अल्कोहल से नहलाएंगे। पहले पानी से नहलाओ, फिर किससे नहला दो? अल्कोहल से नहला दो। चलो जी, इथेनॉल से नहला दिया। ये 0.5% डाला था आयोडीन सॉल्यूशन। 0.5% डाला था आयोडीन सॉल्यूशन। फिर इथेनॉल से डाल, इथेनॉल यानी एक प्रकार का अल्कोहल। अल्कोहल से जैसे ही धोया भाई साहब, इनके ऊपर से, ये वाले जो है, इनके ऊपर से सारा का सारा कलर जो है हट गया। सारा का सारा इनके ऊपर से कलर हट गया है। अब जिनके ऊपर से कलर हट गया, इनको उन्होंने बोला क्या? ग्राम नेगेटिव। मतलब इनका अभिरंजन नहीं हुआ। नेगेटिव का मतलब क्या था? कि ग्राम तकनीक के द्वारा, ग्राम अभिरंजन तकनीक इनके ऊपर जब अपनाई गई तो इनके ऊपर कलर नहीं चढ़ा और इनके ऊपर कलर चढ़ा रह गया। इनको बोला ग्राम पॉजिटिव। तो एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव। अब बात आ रही है इनके ऊपर कलर क्यों नहीं चढ़ा और इनके ऊपर कलर क्यों रह गया था। मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछता हूं दोस्त, आप सभी ने होली खेली है? बताइए, आप सभी ने होली खेली है क्या? हाँ सर, होली खेली है। बताइए जरा जल्दी से मुझे, अगर आपने होली खेली है, कहां चला गया? हाँ जी, अगर आपने होली खेली है तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुमसे पूछता हूं, जरा जल्दी से मुझे बताए। सर नहीं खेली है तो अगली बारी जब आए ना मार्च में तो मत खेलना, नीट का एग्जाम होएगा, ठीक है? उसके बाद जब डॉक्टर बन जाओ तो खेल लेना आराम से मेडिकल कॉलेज में जाकर। हाँ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने होली खेली है तो बचपन में कभी ना कभी सुना होगा कि होली खेलने से पहले, रंग लगाने से पहले थोड़ा सा तेल लगाकर चले जाओ तो रंग जो है ना, जब धोते तो आसानी से उतर जाता है। ठीक है, इतनी सी बात सुनिए। अब मैं तुमसे पूछता हूं दोस्त, इन दोनों को जरा ध्यान से देखो और देखने के बाद में हमको इतनी सी बात बताओ। तेल नामक चीज आप सभी ने सुनी हुई है क्या? लिपिड्स जो होते हैं बेटा, याद रखना, कौन? लिपिड्स जो होते हैं, वर्ड आप सभी ने सुना हुआ होगा क्या? लिपिड्स। बेटा आपके लिपिड्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है वसा और एक का नाम होता है क्या? तेल। याद रखना, एक होती है वसा और एक होती है तेल। ध्यान से सुनिए, एक होती है वसा और एक होती है तेल। आप हमें बताइएगा, क्या आपने वसा देखी है? अगर नहीं देखी है तो अपने पापा के पेट पर देखिएगा, तोंद निकली होती है, वो क्या होती है? वसा होती है। वसा, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से पेट निकल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फैट, है ना? और एक होता है तेल, ये तो आप आमूमन तौर पर लगाते ही हैं। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूं, जरा सोचिए, तेल एक प्रकार की लिपिड है? हाँ सर, तेल एक प्रकार का क्या है? लिपिड है। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं, इन दोनों में से तेल, लिपिड किस पर मिल रहा था? जरा यहां पर देख, यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है सर? पेप्टिडोग्लाइकेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और यहां पर देख, जो बाहरी आवरण है, सबसे बाहर वाला जो लाल रंग का जो आवरण था, वो किससे बना हुआ था? लिपोपॉलीसेकेराइड। यानी यहां पर तेल मिल रहा है। हाँ सर। अब मुझे बताइए, दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, इसके चेहरे पर तेल नहीं लगा हुआ, इसके चेहरे पर तेल लगा हुआ है। मैंने दोनों को रंग दिया, ठीक है सर, दोनों के ऊपर कलर डाल दिया, ठीक है। कलर डालने के बाद दोनों को नहलाया, दोनों को नहलाने के बाद किसका कलर उतर जाएगा? जिसके चेहरे पर तेल लगा हुआ उसका कलर उतर जाएगा ना। तो भाई साहब इसका कलर उतर गया क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन है बेटा? लिपिड से बनी हुई है। और लिपिड जो होता है वो रंगों को
चढ़ने नहीं देता है। तो ग्राम नेगेटिव जो थे उन पर कलर नहीं चढ़ रहा था और ग्राम पॉजिटिव पर कलर चढ़ रहा था, ये सिंपल सा कारण था। तो कोशिका भित्ति जो होती है, ये मैंने आपको बता दिया किससे बनी होती है, कार्य क्या करती है। कोशिका भित्ति के आधार पर आपके जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब इसी चीज को आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं, जरा जल्दी से ध्यान से देखिएगा। कहीं ना कहीं क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया था, कौन सा, ग्राम अभिरंजन, जिसके आधार पर उन्होंने दो प्रकार के जीवाणुओं की बात करी है। ग्राम धनात्मक जिनका अभिरंजन नहीं होता, जिन पर कलर नहीं चढ़ता, और एक है ग्राम ऋणात्मक, ग्राम नेगेटिव, ग्राम धनात्मक जिन पर कलर चढ़ जाता है, और एक है ग्राम ऋणात्मक जिनका अभिरंजन नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राम ऋणात्मक बोलते हैं। अब क्यों नहीं चढ़ता, किस लिए नहीं चढ़ता, किससे बनी होती है, वो कुछ भी नहीं बताया हुआ है किसमें, हमारी एनसीईआरटी में। इतना सा बता दिया, कोशिका भित्ति जो होती है ये कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। जी जनाब, कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, फटने से बचाती है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में ही चीजें बताई हैं यहां पर, क्या कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, नहीं बताया हुआ, बता दिया आपको। कोशिका भित्ति का कार्य क्या था, ये यहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना। आकृति को मेंटेन करती है, फटने से बचाती है। कितने प्रकार की होती है कोशिका भित्ति के आधार पर आपके जीवाणु, 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ये किसने बताया था, क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था, ग्राम अभिरंजन तकनीक के द्वारा। जिस पर कलर चढ़ा रहता है ग्राम पॉजिटिव, जिस पर नहीं चढ़ता है ग्राम नेगेटिव। क्यों नहीं चढ़ता, क्यों चढ़ा रहता है, ये नहीं बताया होता, ये मैंने आपको बता दिया है। डन, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो चुकी है बेटा जी, हमारी ये हो गई है कौन, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के बाद अगली बारी जो आती है वो किसकी आती है, कोशिका झिल्ली की आती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर किसकी बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कोशिका झिल्ली, अब तीसरा आवरण कौन सा है, दिमाग लगा। यहां पर आपको क्या बताया था, 3 चीजें हैं। कोशिका आवरण 3 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहला कौन, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति। अब किसकी बात करेंगे सर, सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली, कोशिका आवरण, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कई सारे नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब किसकी बात करेंगे भैया, यहां पर जीव द्रव्य झिल्ली की बात करेंगे। जीव द्रव्य झिल्ली जिसको हम कोशिका झिल्ली, कोशिका आवरण बोलते हैं। ठीक है जी, ये किससे बनी होती है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा बेटा, प्यार से, आराम से, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, देख मेरे दोस्त, मैंने यहां पर ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाई और मैंने यहां पर एक यूकैरियोटिक कोशिका बनाई है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाई है और एक यूकैरियोटिक कोशिका बनाई है। ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। केंद्रक इसमें मिल रहा है, केंद्रक आवरण इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं बोल रहा हूं, ये इसकी कोशिका की कौन है, कोशिका आवरण है या कोशिका झिल्ली है। ये कौन है, कोशिका झिल्ली है। ये भी कौन है, कोशिका झिल्ली है या जीव द्रव्य झिल्ली बोल देते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली बोल देते हैं। ठीक है, अब दोनों की ये जो जीव द्रव्य झिल्ली जो होती है बिल्कुल सेम होती है। यानी एक जीवाणु की कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली और एक मेरी कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली, दोनों सेम टू सेम होती है। दोनों सेम टू सेम होती है। अब आप मुझे बताइए, पहले हम इसकी पढ़े फिर हम इसकी पढ़े तो टाइम वेस्ट होएगा, या एक ही बार में पढ़े तो दोनों कवर अप हो जाएंगे। सोचिए, आप, मेरे को पता है आप जानते हैं कि सर कुछ जीव द्रव्य झिल्ली जो होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। जी हाँ, लिपिड जो होते हैं ये दोहरा आवरण होता है, प्रोटीन इनके अंदर धसे हुए होते हैं। मेरे को पता है कि आपने पढ़ रखा है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब दोनों में सेम टू सेम होती है, दोनों में चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। दोनों में कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। हाँ जी, चयनात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। किसमें, दोनों में। लेकिन बात वही आ रही है कि मैं पहले अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली में बता दूं, फिर वापस से यूकैरियोटिक कोशिका में भी झिल्ली पढ़नी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि स्मार्ट वर्क करें कि अभी इसकी कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली को छोड़ देते हैं। कब पढ़ेंगे, जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भैया यहां पर जो कोशिका झिल्ली है सेम टू सेम कोशिका झिल्ली यहां पर भी होती है। ठीक है, इसको हम वर्णात्मक पारगम्य भी बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी में, चाहे वर्णात्मक बोल दीजिए चाहे चयनात्मक बोल दीजिए। इसका मीनिंग क्या होता है, जब यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पर। हाँ जी, इसको एक बार हम एनसीईआरटी में भी देख लेते बेटा। यहां पर जीव द्रव्य झिल्ली, यहां तक हो गया था हमारा कोशिका भित्ति। अब इसके बाद है जीव द्रव्य झिल्ली। अब ये जो जीव द्रव्य झिल्ली जो थी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप मुझे बताइए, क्या आपकी एनसीईआरटी में भी यही वर्ड दिख रहा है आपको? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, आपके पास जो एनसीईआरटी, क्या आपको उस एनसीईआरटी में ये वर्ड दिख रहा है या वर्णात्मक पारगम्य दिख रहा है? जल्दी से आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। हाँ जी, आपकी एनसीईआरटी में आपको अर्ध पारगम्य दिख रहा है कि वर्णात्मक पारगम्य दिख रहा है? जल्दी से मुझे बताइए। अगर आपको आपकी एनसीईआरटी में अर्ध पारगम्य दिख रहा है तो दोस्त याद रखना, ये पुरानी एनसीईआरटी है आपके पास। अगर आपको एनसीईआरटी, अगर आपके पास एनसीईआरटी में आपको यहां पर अर्ध पारगम्य दिख रहा है तो ये मान लीजिए आपके पास जो एनसीईआरटी है वो पुरानी है, 2018 से पहले की होएगी। ठीक है, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर यहां पर अर्ध पारगम्य नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्णात्मक पारगम्य लिखा हुआ है। अब आपके पास समय है अभी भी, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो प्लीज उसको रख दीजिए और जल्दी से या तो मार्केट से उठा लाइए, 150-200 रुपए की आती है, अभी भी टाइम है, प्लीज आपके पास में। पुरानी एनसीईआरटी से मत पढ़िएगा क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, यहां पर जीव द्रव्य झिल्ली कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, यहां पर आपने यहां पर जो जीव द्रव्य झिल्ली है ये तो आपने बोल दिया कि जब हम यूकैरियोटिक की कोशिका की बात करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज यहां पर बतानी जरूरी है। और वो क्या बतानी जरूरी है, ध्यान से सुनना। ये जो जीव द्रव्य झिल्ली जो होती है ये अंदर की तरफ अंतर्वलन ले लेती है। क्या ये चीज हमने पिछली कक्षा में बात करी थी कि ये अंदर की तरफ अंतर्वलन ले लेती है? याद आ रहा है? जब ये अंदर की तरफ अंतर्वलन ले लेती है, कौन सी? ये जीव द्रव्य झिल्ली। तो ऐसी संरचनाओं को क्या नाम दिया था? फटाफट मुझे बताइएगा। ये जीव द्रव्य झिल्ली जब अंदर की तरफ वलन ले रही थी, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं लेती है, किसमें लेती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में लेती है। ऐसी संरचनाओं को हमने क्या नाम दिया था? सर जी, ऐसी संरचनाओं को हमने नाम दिया था क्या? मीजोसोम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मीजोसोम बोला था। और ये मीजोसोम आपके कितने प्रकार के थे? सर 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? ये जो गोल आकृति में थे इसको हमने क्या बोला था? पुट्टिका। ये जो इस तरीके से मिल रहे थे इसको हमने क्या बोला था? नलिका। और जो बड़ी बड़ी नलिकाएं मिल रही थी इसको हमने क्या बोला था? पटलिका। क्या ये उस दिन जाते जाते भी बताया था? हाँ, देख ले यहां पर, देख जरा यहां पर क्या लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं जीव द्रव्य झिल्ली अंदर की तरफ क्या करती है? फैलाव करती है, अंदर की तरफ वलन ले लेती है, अंदर की तरफ घूम जाती है। ऐसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं गुरु? ऐसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो पुट्टिका के रूप में होते हैं, या नलिका के रूप में होते हैं, या पटलिका के रूप में होते हैं। कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होता है, सर ये नलिका पटलिका क्या होती है? देख, अगर इस तरीके से गोल गोल घूमेगी तो पुट्टिका, अंदर की तरफ ये नली के रूप में बनेगी नलिका, और अगर नली लंबी लंबी होंगी, बड़ी बड़ी नलिकाएं होंगी, तो बड़ी बड़ी नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? पटलिका कहते हैं। याद रखिएगा। डन। अब बात आ रही है सर ये कार्य क्या करती हैं? सर ये जो मीजोसोम जो बनाए गए हैं, ये जो मीजोसोम बनाए गए हैं, ये मीजोसोम के कार्य क्या है? तो दोस्त यहां से प्रश्न आता है, याद रखिएगा। मीजोसोम जो होते हैं ये 3 प्रकार के थे। मीजोसोम के कार्य क्या होते हैं? तो याद रखना, ये जो मीजोसोम जो होते हैं इनके कार्य आपने जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, सारे के सारे कार्य आपने पॉइंट वाइज लिखने हैं। सबसे पहला कहां गया? हाँ जी, सबसे पहला कार्य जो आपने याद रखना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला यहां पर एक एक कार्य प्लीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बनेगा मीजोसोम से तो कार्य से जरूर बनता है। ठीक है, तो बेटा ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करते हैं। किसके निर्माण में? कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है उस निर्माण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। डीएनए की प्रतिकृति में सहायता करते हैं, और संतति कोशिका के वितरण में सहायता करते हैं, श्वसन में सहायता करते हैं, स्त्रावण में सहायता करते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाते हैं, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये बहुत सारे कार्य है। अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया। मैंने कहा आजा इधर देख, ध्यान से सुन। देख, सबसे पहले मेरे को ये बता, तेरे को ये मीजोसोम दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तेरे को ये मीजोसोम दिखाई दे रहा है? ये लंबा लंबा मीजोसोम दिखाई दे रहा है? हाँ सर, लंबा लंबा मीजोसोम दिखाई दे रहा है। देख इधर देख, यहाँ पर तेरे को एक और मीजोसोम दिखाई दे रहा है। ये हमारा लंबा लंबा मीजोसोम था जिसको हमने पटलिका बोला। यहां से देख, यहां से भी एक लंबा लंबा मीजोसोम दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये भी लंबा लंबा दिखाई दे रहा है। अगर ये दोनों लंबे 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 जुड़ जाएं
लंबे लंबे जुड़ जाए तो इमेजिन कर, क्या आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन नहीं हो गया? सोचो, क्या आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका का विभाजन नहीं हो गया? ये सर कोशिका का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो क्या कोशिका के विभाजन में सहायता करी या नहीं करी? बिल्कुल करी। तो दोस्त यहां पर देख, यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कोशिका भित्ति का निर्माण। अरे गुरु ये तो बताना ही भूल गया, कोशिका भित्ति का निर्माण। बेटा ये जो मीजोसोम जो बने हैं, ये जो मीजोसोम जो बना है, ये मीजोसोम ही आगे चलकर क्या करेगा? स्त्रावण करेगा। पहला काम मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो मीजोसोम जो है इसका कार्य जो होएगा क्या? ये पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड निकालेगा। क्या करेगा सर? ये पेप्टिडोग्लाइकेन, सर ये पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड जो होएगा, लिपोपॉलीसेकेराइड का क्या करेगा? स्त्रावण करेगा। क्या करेगा? लिपोपॉलीसेकेराइड का स्त्रावण करेगा। फिर से सुन, क्या ये जो मीजोसोम जो है, ये मीजोसोम पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड का क्या करेंगे? स्त्रावण करेंगे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है सर, स्लो बताइए, अगले साल एग्जाम देगा क्या बुद्धू है भाई? पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड का अगर ये स्त्रावण कर रहे हैं तो आप हमको ये बताइए, लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या कार्य करते थे सर? कोशिका भित्ति बनाते थे। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता मीजोसोम जो है वो कोशिका भित्ति बनाएगा? मीजोसोम ने कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता करी, बोल सकते हैं। क्या मैं ये नहीं बोल सकता मीजोसोम जो है वो स्त्रावण कर रहा है? क्या स्त्रावण भी कार्य है, सिक्रीशन कार्य है? आप बोलेंगे हाँ सर, किसका स्त्रावण? इन केमिकल्स का। और इन केमिकल्स का अगर स्त्रावण कर रहा है तो जरा सोच, क्या ये नहीं बोल सकता कोशिका भित्ति बनाएगा? बोलिए। अरे लॉजिक सी बात है यार, धीरे धीरे तेज तेज, धीरे धीरे तेज तेज। भाई साहब हम वैसे ही धीरे बोलते हैं, वैसे ही हम धीरे बोलते हैं। हाँ जी बताइए, मीजोसोम ने इन दोनों रसायनों को स्त्रावित किया, यानी मीजोसोम का कार्य स्त्रावण हुआ। हाँ सर हुआ। और ये सांस छोड़ना नहीं, वो श्वसन नहीं होता सर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संवातन, ब्रीदिंग बोलते हैं। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? हमारी कोशिकाओं के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको तोड़ना और ऊर्जा मुक्त करना। सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये देखिए कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर अगर मैं ऊर्जा मुक्त करूं, एटीपी का निर्माण करूं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जनाब आप हमको बताइएगा, ये श्वसन प्रक्रिया जो होती है ये एक कोशिका के अंदर कहां पर होती है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी की पूरी संपन्न होती है। वैसे तो कोशिका द्रव्य में भी इसका एक भाग होता है, मेनली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब जिनके ऊपर से गया है, आराम से सुन, ये कोशिका तेरे को दिख रही है? हाँ सर। इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हाँ सर। उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रक्रिया संपन्न हो रही है जिसमें हम कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? श्वसन। डन? क्लियर? अब बेटा ये श्वसन कराने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा उत्पन्न कराने के लिए इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन होंगे? एंजाइम होते हैं। कौन होते हैं? एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वसनीय एंजाइम। सिंपल सी बात है। तो भैया श्वसनीय एंजाइम का मतलब क्या होंगे? वो एंजाइम जो श्वसन में सहायता करेंगे। डन? क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आपसे हम पूछते हैं, दोस्त हमको बताइए, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में, दिमाग लगाइए, क्या इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं सर। क्या इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं सर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ऊर्जा कैसे बनेगी? और बिना ऊर्जा के तो कोई कोशिका जिंदा नहीं रह सकती है। भाई साहब आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है।
किसी कोशिका के अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो कोशिका जिंदा नहीं रहेगी। अब जरा सोच, यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ऊर्जा कैसे बनेगी? तो वो ऊर्जा बनाने के लिए ये मीसोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे? क्योंकि इनके अंदर मिलते हैं क्या? श्वसनीय एंजाइम। क्या मिलते हैं इनके अंदर? श्वसनीय एंजाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? श्वसनीय एंजाइम मिलते हैं। और श्वसनीय एंजाइम अगर मिलेंगे इट मींस ये किसके जैसा कार्य करेंगे सर? ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कार्य करेंगे। किसके जैसा कार्य करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कार्य करेंगे। इस वजह से मीसोसोम को कई बार कॉन्ड्रियोइड भी बोल दिया जाता है। याद रखना, मीसोसोम्स का एक और नाम होता है क्या? कॉन्ड्रियोइड भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? श्वसनीय एंजाइम होते हैं जो किसके जैसे होते हैं? वैसे ही श्वसनीय एंजाइम जो एक यूकैरियोटिक कोशिका में कहां पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। इट मींस कहीं ना कहीं ये मीसोसोम क्या ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है या नहीं है? जी हाँ। क्या ये ऊर्जा का उत्पादन करेगा? हाँ। श्वसन कराएगा? हाँ। कोशिका भित्ति का निर्माण कर रहा है? हाँ। स्त्रावण कर रहा है? हाँ। ठीक है, डन। इतनी सी बात। अब इधर देख, अब इधर देख, मैंने तेरे से बोला कि दोस्त मेरे को इतनी सी बात बताइए, अगर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ कहां मिलेगा? मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, डीएनए जो होता है, वो कहां पर मिलेगा? यस, माइटोकॉन्ड्रिया की संवृत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल संवृत्ति है। वेल डन। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, वो कहां मिलेगा? या मिलेगा, या मिलेगा, या मिलेगा, या मिलेगा, कहां मिलेगा? आप बोलेंगे सर कहीं पर भी मिल सकता है। यही बोलेंगे ना सर, सर कोशिका द्रव्य में कहीं पर भी मिल सकता है। मैं बोलूंगा मिल तो कहीं पर भी सकता है, लेकिन उसको पकड़े रखना जरूरी है। क्यों सर? क्यों सर? किसी भी जगह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मिलता कहां पर है वो? ये जो मीसोसोम है ना, इन मीसोसोम के पास में मिलता है। इन मीसोसोम के पास में मिलता है। क्यों सर? क्यों सर? इन मीसोसोम के पास में क्यों मिलता है सर? कहीं पर भी मिल सकता था, इधर 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 इधर। सर मीसोसोम के पास में क्यों मिल रहा था? आपसे एक प्रश्न पूछें, सिंपल सा एक प्रश्न पूछते हैं, जल्दी से हमको एक बात बताइएगा, फटाफट हमको एक बात बताइएगा। अगर हमारे मम्मी पापा से हम ना बने या हमारे अंदर जनन प्रक्रिया समाप्त हो जाए, इमेजिन कर जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य हैं, इन सभी मनुष्यों के अंदर अगर जनन प्रक्रिया अभी के अभी समाप्त हो जाए, क्या मनुष्य की अगली पीढ़ी आएगी? सोच, जल्दी से मुझे बता, क्या अगली पीढ़ी आएगी मनुष्य की? क्या मनुष्य की अगली पीढ़ी आ पाएगी? नहीं। जब मनुष्य की अगली पीढ़ी नहीं आ पाएगी तो मनुष्य खत्म हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे ना। अब आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई? जो भी चीज जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, क्या हम उसको आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं? दिमाग लगा। जो भी चीज जो मेरे से अगली पीढ़ी में जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। कौन होता है? डीएनए। अब गुरु हमको इतनी सी बात बताइएगा, इस कोशिका से नई कोशिका अगर तुमको बनानी है, इस कोशिका से नई कोशिका अगर तुमको बनानी है, इस कोशिका से नई कोशिका अगर तुमको बनानी है, तो नई कोशिकाओं के अंदर तुम क्या भेजोगे? सिंपल, ये एक जनक है, इस जनक से पुत्री कोशिकाएं बनानी है, तो उस पुत्री कोशिकाओं के अंदर तुम कुछ पदार्थ भेजोगे। कौन सा? आनुवांशिक पदार्थ भेजोगे ना? हाँ सर भेजेंगे। अब जरा गुरु जरा सोच, एक कोशिका से तो दो कोशिका बनाएगा, एक कोशिका से दो कोशिका बनाएगा, तो कहीं ना कहीं तेरे पास जो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है, क्या तेरे को इसकी प्रतिलिपि नहीं करानी? क्या तेरे को इसका डुप्लीकेशन नहीं कराना? क्या तेरे को इसकी कॉपी नहीं बनानी? यस सर, एक से दो बनानी है, जिसमें से एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। यानी आपको डीएनए की क्या करानी है? सर हमें डीएनए की प्रतिकृति करानी है। क्या करानी है? डीएनए की प्रतिकृति करानी है। डीएनए का क्या कराना है सर? रेप्लिकेशन कराना है। अब डीएनए का अगर रेप्लिकेशन कराना है तो दोस्त, डीएनए का रेप्लिकेशन कराने के लिए क्या आपके पास एंजाइम नहीं चाहिए? हाँ सर एंजाइम चाहिए। ऐसे थोड़ा ना हवा में हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ा ना हवा में हो जाएगा। डीएनए की प्रतिकृति करानी पड़ेगी, उसके लिए क्या चाहिए होंगे? एंजाइम चाहिए होंगे। सर ये एंजाइम कहां मिलेंगे? तो बेटा ये एंजाइम मीसोसोम में मिलेंगे। अब आप हमको बताइए, आपके हिसाब से ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ किसके पास होना चाहिए? जल्दी से सोचिए, दिमाग लगाइए, फटाफट सोचिए, ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जीनोमिक डीएनए
किसके पास में होना चाहिए? मीजोजोम के पास में। क्यों सर? क्योंकि मीजोजोम में वो एंजाइम है जो इस डीएनए की प्रतिकृति कराएंगे। क्यों करानी है प्रतिकृति? क्योंकि प्रतिकृति कराएंगे तो उनमें से एक कॉपी इस संतति कोशिका में जाएगी, एक इस संतति कोशिका में जाएगी, तभी तो कोशिका विभाजन होएगा, यानी एक प्रकार का जनन होएगा। आया समझ में? क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाला कार्य भी समझ में आ गया होगा क्या कि ये किसको पकड़े रखता है मीजोजोम? सर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ को पकड़े रखता है। इस मीजोजोम में क्या मिल रहे हैं सर? इस मीजोजोम में एंजाइम मिल रहे हैं। गुरु इतनी सारी बातें सुनने के बाद में अब जरा फटाफट यहां पर जो कार्य लिखे हुए हैं जरा पढ़ लीजिए। क्या कोशिका भित्ति के निर्माण में मीजोजोम ने सहायता करी? हाँ करी। डीएनए की प्रतिकृति में इसने सहायता करी? हाँ करी। संतति कोशिकाओं का वितरण किया? संतति कोशिकाओं का वितरण यानी कोशिका विभाजन होगा, तभी तो दो संतति कोशिका बनेगी ना। सोच, जरा सोच, मीजोजोम ने ही विभाजन कराया था, दो संतति कोशिका बनी थी, तो संतति कोशिकाओं का वितरण मतलब संतान कोशिकाओं का निर्माण करना, एक कोशिका का विभाजन करके दो संतति कोशिकाओं में बट जाना। क्या ये कराया कि नहीं कराया? कराया। श्वसन में हेल्प करी? हाँ करी। स्त्रावण में हेल्प करी? हाँ जी करी। जीव द्रव्य झिल्ली के और एंजाइमों की मात्रा को बढ़ाया। सोच जरा यहाँ पर श्वसनीय एंजाइम मिल रहे हैं? हाँ जी सर मिल रहे हैं। क्या डीएनए की प्रतिकृति से संबंधित एंजाइम मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। सर ये सारी बातें समझ में आ गई, बस इतनी सी बात बतानी है, जीव द्रव्य झिल्ली का पृष्ठ क्षेत्र जो है उसको बढ़ा दिया। ये मीनिंग समझ में नहीं आया, इसको फटाफट ध्यान से सुनते हैं, जल्दी से फटाफट इस चीज को भी ध्यान से सुनते हैं। आपसे हम एक सिंपल सी बात पूछ रहे हैं दोस्त, जल्दी से मुझे बताइएगा। बेटा देख, तेरे पास एक प्लेन रोड है या एक प्लेन पन्ना है, ठीक है, एक सीधा सीधा पन्ना है, ठीक है। मेरे पास यार पन्ना 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 नहीं है। चलो इस तरीके से देखते हैं। देखो ये मेरे पास एक पेज था, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है जी, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है, और ऐसा ही एक और पेज मेरे पास ये रहा। चलो जी, दो पेज है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न हम तुमसे पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास ये दो पेज हैं, ठीक है। अब मेरे पास मान लो एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर का मतलब समझ में आता है ना, एक मान लो इंजेक्शन है जिसके अंदर डाई भरी पड़ी है, ये एक इंजेक्शन है जिसके अंदर डाई भरी पड़ी है, ठीक है। मैंने इस पन्ने को लिया और ऊपर से एक बूंद डाल दी, किसकी? डाई की, ठीक है सर। ये मैंने एक डाई की बूंद डाल दी है, ठीक है। वो बूंद जो है इतनी फैल गई, जितना यहां पर आपको ये बिंदु दिखाई दे रहा है इतनी फैल चुकी है। ओके सर, अब आगे, ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन के लिए यार दोस्त, मेरे पास अगर पन्ना होएगा ना तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज समझ में आ जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक मिनट एक पन्ना लेकर आता हूं, रुके रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। एक पन्ना दीजिएगा। हाँ जी आ रहा है, पन्ना भी आ रहा है। इसमें समझ में नहीं आएगा ना इस तरीके से। सर प्रोकैरियोटिक शेल में क्रोमोसोम होते हैं क्या? हाँ बेटा, ट्यूसडे को लेक्चर में नहीं सुना था तूने? यस होते हैं। कितने होते हैं? एक क्रोमोसोम होता है। देख ये तेरे को पन्ना दिखाई दे रहा है? हाँ सर। इस पन्ने पर, ये पहली वाली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, और ये सेकंड वाली कंडीशन है। सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन पर बोला, मैंने इस पे एक डाई डाली है ना, एक कलरफुल पदार्थ डाल दिया, वो एक बूंद डाली और वो बूंद इतनी फैल गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैंने क्या किया देखना इस पन्ने को, अब मैंने इस पन्ने को फोल्ड किया, क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। ये लो गुरु, अब आपको ये पन्ना कैसा दिखाई दे रहा है? सर फोल्ड दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये पन्ने को क्या कर दिया मैंने? इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं थी? हाँ सर। मोड़ दिया, एक तरीके से मीजोजोम बना दिया। इमेजिन कर, क्या बना दिया? मीजोजोम। ये कोशिका द्रव्य झिल्ली है, इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, क्या बन गया? मीजोजोम बन गया। हाँ सर। अब मैंने क्या किया? ऊपर से यहां पर डाई डाली है। क्या डाली? ऊपर से यहां पर क्या डाल दी? डाई डाल दी है, ठीक है। अब जैसे मैंने डाई डाली तो जरा सोच, वो डाई इधर की तरफ गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा नीचे तक जाएगी, इधर भी नीचे तक जाएगी, यानी जब मैं इसको सीधा कर कर देखूंगा तो वो फैलाव मुझे ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा। हाँ। तो अब आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिएगा, क्या फोल्ड करने से, इस तरीके से फोल्ड करने से क्या ज्यादा क्षेत्रफल में डाई फैली कि नहीं फैली?
फैली ना। बस इतनी सी बात सोचिए कि कहीं ना कहीं आपने 10वीं कक्षा में एक चैप्टर पढ़ा था पाचन तंत्र। याद कर 10th क्लास में बायो का एक चैप्टर था जैव प्रक्रम, जहां पर आपने पाचन तंत्र पढ़ा था। याद आ रही है आपको? हमारी जो आहार नाल जो होती है, हमारी जो आहार नलिका जो होती है, उसके अंदर क्या मिलती है? सोच, अंकुर मिलते हैं, सूक्ष्म अंकुर मिलते हैं, और एक वर्ड पढ़ा था तुमने अपनी कॉपी में, ये जो होते हैं ये क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। पढ़ा था ना? याद कर। इस तरीके से क्या मिलती हैं? कुछ नलिकाएं, हमारी आंत जो होती है उसके अंदर इस तरीके से क्या मिलते हैं? अंकुर, सूक्ष्म अंकुर मिलते हैं। हाँ सर। विलाइज मिलती है। हाँ सर। क्या बोलते हैं कि सर ये क्षेत्रफल को बढ़ाती है। मतलब क्या है क्षेत्रफल को बढ़ाने का? ये जो फोल्ड जो होते हैं, ये फोल्ड जो है, अगर ये फोल्ड ना होते, अगर ये फोल्ड ना होते तो भोजन सीधा सीधा आगे निकल जाता कि नहीं निकल जाता? हाँ सर। लेकिन जैसे ये फोल्ड बना दिए, भोजन यहां पर रुक गया, यहां पर अवशोषित होएगा, फिर आगे रुक गया, यहां पर अवशोषित होएगा, फिर यहां रुक गया, आगे अवशोषित होएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ा दिया किसका? अवशोषण का। ये मीनिंग होता है, यानी किसी चीज को फोल्ड कर देते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इतनी सी बात अगर तू सोच समझ ली तूने, तो जरा सोच, क्या ये मीजोजोम फोल्ड नहीं थे? क्या ये मीजोजोम एक प्रकार के फोल्ड नहीं थे? यस सर, एक प्रकार के फोल्ड थे। और अगर ये एक प्रकार के फोल्ड थे, एक प्रकार के वलन थे, तो क्या ये क्षेत्रफल नहीं बढ़ाएंगे? यस सर, बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो यही लिखा हुआ है जीव द्रव्य झिल्ली के ये फोल्ड जो होते हैं, ये पृष्ठ क्षेत्र जो होता है ना, उस क्षेत्रफल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कैसे? उसमें एंजाइमों की मात्रा को बढ़ा देते हैं, एंजाइमों को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। बताइए जनाब, यहां से यहां तक की बातें आपको सारी की सारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां से यहां तक की बातें क्लियर हैं? चलें आगे। खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सी बातें सुनने के बाद में, अब इसके बाद क्या रह गया है भैया? कोशिका भित्ति। अच्छा, ये हमारा हो चुका है। कशाभिका रह गया है, रोम झालर रह गए हैं, बाकी राइबोसोम हम उसमें पढ़ेंगे। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ेंगे। हाँ जी, इसमें आ जाते हैं बेटा जी वापस से हमारे पास। यस। सो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं किस चीज की? ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने मीजोजोम की बातें तो कर ली। अब इधर देखिएगा, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने मीजोजोम की बातें कर ली। मीजोजोम समझ में आ गया? सर मैं दुकान वाले को बोली थी कि न्यू एनसीईआरटी दो, फिर भी मुझे पुराना वाला दे दिया, तो उसके देकर मारो उसके सिर पर जाओ कि भाई तूने ये पुरानी एनसीईआरटी। भाई तुमको थोड़ा सा दिमाग है? तुम बोले, तुमने जाकर दुकान वाले को बोला सर हमको नया एनसीईआरटी दे दो, ठीक है। उसको खोलकर नहीं देखा कब की पब्लिकेशन है, वहां पर नीचे लिखा होता है 2018, 2019, 2021, 2022, ये भी बताना पड़ेगा। तुम वर्ष नहीं देख सकते हो कब का वर्ष है? आइए, सो हम यहाँ पे मीजोजोम की बातें तो कर ली है। अब मीजोजोम के बाद किसकी बात करने वाले? इधर देखिएगा बेटा, क्या इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीवाणुओं के अलावा नील हरित शैवालों को भी रखा गया है? सोचिए, क्या जीवाणुओं के अलावा नील हरित शैवाल भी होते हैं? नील हरित शैवाल भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं? जरा सोचिए, क्या नील हरित शैवाल भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं? यस, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। सर क्लास कब से चल रहा है? अरे बांगड़ू 2 से 3:30 चलता है भाई, कितनी बार बताना पड़ेगा? हाँ जी, क्या नील हरित शैवाल भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जल्दी से हाथ जोड़िए इनको, जल्दी से अपने दोनों हाथ अभी के अभी, यस अभी के अभी दोनों हाथ इस नील हरित शैवाल को हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। क्यों प्रणाम करिए? किस लिए प्रणाम करिए? क्योंकि आप अगर जिंदा है ना तो इसी के कारण है। क्यों सर? क्योंकि ये वो पहले जीव थे जिनकी वजह से इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई थी। याद रखना, भूल मत जाना। यस, ऑक्सीजन क्रांति, वेरी गुड। क्योंकि यही वो पहले जीव हैं जिनकी वजह से इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी, भूल ना जाइएगा। और आपको अगर जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए ना, तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन इन्होंने ही मुक्त करी थी, ठीक है। और कौन सी प्रक्रिया से मुक्त करी थी? याद रखना, प्रकाश संश्लेषण से। याद रखना, किससे? प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिससे सर्वप्रथम इन्होंने क्या मुक्त करी थी? याद रखना, सर्वप्रथम ऑक्सीजन मुक्त करी थी।
आप में से कितने बच्चों को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु प्रकाश और वर्णकों की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस 6 ऑक्सीजन निकालते हैं, 6 जल के अणु बनाते हैं। कई बच्चे यहां पर एटीपी बना देते हैं। नहीं भाई साहब, ये है करेक्ट इक्वेशन, इसके अलावा और कोई सी भी इक्वेशन करेक्ट नहीं होती है। अगर इसके अलावा अगर आप इक्वेशन याद कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन ऑफ किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जरा सोचिए आप क्या करते हैं। सर प्रकाश संश्लेषण में हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जल को, प्रकाश को, वर्णकों को यूज में लेकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ साथ क्या निकलती है? ऑक्सीजन। तो मेरा कहने का प्रश्न बस इतना सा था कि भाई साहब ऑक्सीजन जो है वो कौन सी प्रक्रिया में निकलती है? सर प्रकाश संश्लेषण में। और इन्होंने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करके क्या निकाली थी? ऑक्सीजन निकाली थी। अब इतनी सी बात सुनने के बाद में, समझने के बाद में, मैं तुमसे कह रहा हूं ये नील हरित शैवाल है। कौन है ये? नील हरित शैवाल है। कौन है गुरु? ये नील हरित शैवाल है ना। और नील हरित शैवाल है तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण करेगा? सोचो, अगर ये नील हरित शैवाल है तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण करेगा? यस सर, प्रकाश संश्लेषण करेगा। मैं तुमसे पूछता हूं, प्रकाश संश्लेषण तुमको बाहर, जो पादपों में जो बाहर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। क्या प्रकाश संश्लेषण जो बाहर पेड़ों में हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? उनकी जड़ों में हो रहा है, उनके तने में हो रहा है, कि उनकी पत्तियों में हो रहा है? सर पत्तियों में हो रहा है। वेल डन गुड़िया, कहां पर हो रहा है? पत्तियों में। पत्तियों में कहां पर हो रहा है? सर पत्तियों की कोशिकाओं में हो रहा है। कोशिका में कहां पर हो रहा है? एक कोशिकांग में हो रहा है। उस कोशिकांग का नाम बता मेरे को जरा जल्दी से, जिस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। फटाफट, कौन सा वो कोशिकांग होता है? यस, पत्तियों में हो रहा है। पत्तियों में किस में होएगा भाई? पत्ती किससे बनी हुई है? कोशिका। अरे भैया कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण कहां पर होएगा? एक कोशिकांग में होएगा। कौन से कोशिकांग में होएगा? हरित लवक में। वेल डन हिमानी, बहुत ही बढ़िया। किस में हो रहा है? हरित लवक में। हरित लवक एक कोशिकांग है ना? हाँ सर, हरित लवक क्या है? सर एक कोशिकांग है। बेटा हरित लवक अगर एक कोशिकांग है तो आप हमें आंसर दीजिए, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो क्या इसके अंदर कोशिकांग मिलते हैं? क्या इसके अंदर हरित लवक मिलेगा? सर इसमें तो हरित लवक नहीं है। बेटा जब इसके अंदर हरित लवक जो होता है दोहरी झिल्ली युक्त आवरण वाली संरचना, जब वो नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण कहां करेंगी? नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण कहां होएगा? तो इधर देख बांगड़ू, ध्यान से देख, तेरे को ये कोशिका झिल्ली दिख रही है? हाँ सर। ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ गई थी? हाँ सर। कुछ मीजोजोम बोला था? हाँ सर। बोला था ना? हाँ सर। अब इमेजिन कर, इस मीजोजोम जैसी संरचना के अंदर अगर मैं भर दूं वर्णक, इस अंतर्वलन के अंदर अगर मैं भर दूं वर्णक, और कौन से वर्णक गुरु? वो वर्णक, वो पिगमेंट्स जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो सोच, इस संरचना के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा? हाँ होगा। बेटा इस संरचना का नाम है, ये जो संरचना जो आपको दिखाई दे रही है बालक, इस संरचना को बोलते हैं वर्णकी लवक। याद रखना, क्या नाम देते हैं? वर्णकी लवक नाम देते हैं, क्रोमैटोफोर नाम देते हैं। अंग्रेजी में क्रोमैटोफोर, हिंदी में वर्णकी लवक। अगर इतनी सी बातें पल्ले पड़ गई हैं तो यहां पर देख, तेरी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देख क्या, कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे नील हरित जीवाणु या नील हरित शैवाल, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं, इनकी कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार। झिल्ली में विस्तार का मतलब वापस से वही, झिल्ली जो है अंदर की तरफ क्या कर गई है? सर विस्तार कर गई है, अंदर की तरफ फैल गई है। सर उसको तो हमने मीजोसोम बोला था। मैंने कहा रुक, आगे पढ़ क्या लिखा हुआ। अब ये जो झिल्ली में विस्तार जो है, इसके अंदर क्या है? इसको हमने वर्णकी लवक तो नाम दे दिया। कहाँ मिलने हैं इसके अंदर? सर वर्णक मिल रहे, खत्म खल्लास। यही तो हमने बात करी थी। अरे यही तो बात करी थी कि भैया इसके अंदर क्या मिलेंगे? सर इसके अंदर वर्णक मिलेंगे। सर जी कौन से वर्णक मिलेंगे? तो बेटा जी याद रखना, इस नील हरित शैवाल के अंदर जो वर्णक मिलता है वो कौन सा होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बहुत ही बढ़िया बेटा, बैक्टीरियोक्लोरोफिल।
क्लोरोफिल मिलता है? क्या मिलता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, और याद रखना आप ही की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए भी मिलता है। क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए भी मिलता है नहीं, क्लोरोफिल ए नहीं, माफ करिएगा, क्लोरोफिल ए नहीं, माफ करिएगा, कौन सा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है। कौन मिलता है? नील हरित शैवाल के अंदर, नील हरित शैवाल में क्लोरोफिल ए भी मिलता है। याद रखना, कौन मिलता है? क्लोरोफिल ए भी मिलता है। कौन? क्लोरोफिल ए। और ये भी बता रखा है, ये भी बता रखा है, एक सेकंड रुकिए, क्लोरोफिल ए यूग्लिना में नहीं, अरे भाई साहब हमारा माथा चकर आ गया, क्लोरोफिल ए नहीं मिलता, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही मिलता है। कौन मिलता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए मिलता है। भाई साहब हमको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्लोरोफिल ए मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो यूग्लिना में मिलता है, और यूग्लिना को हम क्या बोलते हैं? उच्च पादपों के जनक बोलते हैं। यूग्लिना में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल ए मिलता है। यस, यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आती है। इसमें क्लोरोफिल ए मिलता है या नहीं मिलता है, इसका अभी थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि यहां पर क्लोरोफिल ए मिलता है कि नहीं मिलता है। किसमें? नील हरित शैवाल में। अभी सिर्फ इतना सा, यस बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलते हैं। ठीक है, आप भी देख लीजिएगा, एक बार सर्च करिएगा, है ना। आइए, सो यहां पर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक का बिंदु समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगली बातें जो आ रही है वो आ रही है क्या? कशाभिका। सर कशाभिका, कशाभिका सर साथ में रोम, सर साथ में झालर, तीन बिंदु एक साथ पढ़ेंगे क्या? कशाभिका, रोम और झालर, तीन बिंदु एक साथ पढ़ेंगे क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलता है, मिलता है, मिलता है। ओके ओके ओके, मैं देख लूंगा बेटा, कई बार हो जाता है, माइंड से स्किप हो जाता है। मैं अगर होएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मिलता है कि नहीं मिलता। जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने ही बताया होगा तो इट्स ओके, इंसान है, भूल जाते हैं यार, कोई बात नहीं यार। चलो, हाँ जी, यहां पर हम सिर्फ तीन संरचनाएं बच गई हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ ये तीन संरचनाएं बच गई हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कौन कौन सी है? देखिए, ये है संरचना किसकी? जीवाणु की। अब इस जीवाणु में अगर मैं आपसे बोलूं, इस जीवाणु में तीन संरचनाएं जो बच रही हैं, एक का नाम है फिम्ब्री, एक का नाम है पाइलस या पिल्ली, और एक का नाम है फ्लैजिला। का सर देख जरा, यहां पर देख, ये तेरी कोशिका है, कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तीन चीजें क्या? एक तो आपको लंबी सी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये कशाभिका। एक थोड़ी सी इससे छोटी संरचना, ये है पिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? पिल्ली या पाइलस या पिल्लाई बोल देते हैं। और एक है ये बहुत ही छोटी संरचना है जो संख्या में बहुत ही ज्यादा है, ये है ये है झालर। ठीक है, तो ये है झालर जिनको हम फिम्ब्री कहते हैं, ये है पाइलस या पिलाई जिनको हम रोम बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में रोम बोलते हैं, ये है फ्लैजिला जिसको हम कशाभिका बोल रहे हैं। ठीक है जी, अब इन तीनों को पढ़ते हैं जरा जल्दी से। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा? झालर की। जितना जल्दी हो सकता है समाप्त करेंगे क्या? झालर की बात करते हैं। झालर क्या करते हैं? याद रखना, ये झालर जो होते हैं इस प्रोकैरियोटिक कोशिका को किसी चट्टान से, किसी ठोस वस्तु से चिपकने में सहायता करते हैं। खत्म। बता, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। नोटी खुशबू, तीन प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये झालर का कार्य समझ में आ गया? चिपकने में हेल्प करते हैं। खत्म। नहीं भाई साहब, सरोज कुमार वापस थोड़ा पढ़ाया जाएगा, है बस इसी काम में लगे रहेंगे, फिर से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा दो। पढ़ा तो रहे हैं आपको, और कितनी बार पढ़ाया जाएगा? इसी चीज को भी पढ़ाते रहेंगे क्या सरोज कुमार? सर फिर से पढ़ाओगे उड़ान 2 में? अरे भैया फिर से क्यों पढ़ाएंगे, और चैप्टर नहीं पढ़ेंगे? हाँ जी, झालर जो है
ये झालर का काम क्या था सर? ये चिपकने में सहायता कर रहे थे। किसमें सहायता कर रहे हैं सर? ये चिपकने में सहायता कर रहे हैं, किसी वस्तु से चिपकने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। डन, चलिए जी, खत्म, बस इतना सही था। कौन? झालर आपका। कौन सा? ये झालर। कहां गया झालर? ये रहा झालर। चट्टानों व पोषकों ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते कौन? झालर, जिनको हम लघु शुक भी बोल देते हैं। याद रखना, लघु शुक जैसी संरचना होता है। लघु शुक मतलब, शुक का मतलब कुछ धागे रूपी संरचना है जो एक संरचना से बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लघु शुक बोलते हैं। सिंपल। झालर याद रख भाई, झालर फिम्बरी क्या कर रहे हैं सर? ये चट्टानों से या किसी पोषणीय पदार्थ से चिपकने में सहायता कर रहे हैं। डन, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब किसकी बात करते हैं? रोम की बात करते हैं। सर ये रोम क्या कर रहे हैं? सर ये रोम क्या कार्य कर रहे हैं? तो जल्दी से ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये एक जीवाणु है जिस पर रोम मिल रहे थे। ये एक जीवाणु है जिस पर क्या मिल रहे थे? रोम मिल रहे थे। और ये एक जीवाणु है जिस पर रोम नहीं मिल रहे हैं। ये जो रोम जो होते हैं कौन? रोम, रोम में भगवान बसे हैं। ध्यान से सुनना, रोम जिनको हमने क्या बोला? पाइलस, या एक को हम क्या बोलते हैं? पाइलस, और कई सारे को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? पिलाई बोलते हैं। तो रोम जो होते हैं ये बने होते हैं एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है पिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? पिलिन प्रोटीन होता है। याद रखना, कौन सा प्रोटीन? पिलिन एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से बने होते हैं कौन? आपके ये रोम। और इनका कार्य क्या होता है कि एक ऐसा जीवाणु जिसके पास रोम नहीं होते हैं, जिसके पास रोम नहीं है और इसके पास रोम है, तो ये रोम क्या करते हैं? जब ये इसके संपर्क में आता है तो ये रोम आगे बढ़कर इन दोनों को जोड़ देते हैं। किसको? जिसके अंदर रोम है उसको किससे जोड़ दिया? जिसके अंदर रोम नहीं है उससे जोड़ दिया। अब इससे क्या होएगा बेटा? अब इससे ये होएगा कि यहाँ का जो आनुवांशिक पदार्थ है और यहाँ के जो प्लाज्मिड जो है, इसने प्रतिलिपि करी, इसने अपनी एक कॉपी बनाई। क्या ये कॉपी यहां से यहां जा सकती है और इसके आनुवांशिक पदार्थ से जाकर जुड़ सकती है? बिल्कुल जुड़ सकती है। क्या इसका प्लाज्मिड कॉपी बनाकर यहां से यहां जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो जरा सोचिए, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जाते हैं? हाँ सर जाते हैं। अब इमेजिन करिए, सोच समझकर मुझे बताइएगा, शुक्राणु से अंडाणु का जब संलयन होता है तो क्या शुक्राणु से अंडाणु में केंद्रक जाता है? केंद्रक का आनुवांशिक पदार्थ जाता है। हाँ। क्या वो जनन नहीं है? हाँ सर। तो क्या ये एक प्रकार का जनन नहीं दिख रहा आपको? कैसा जनन? जिसमें एक कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ दूसरी कोशिका में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक प्रकार का जनन है। और ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। हिंदी में हमें इसका वर्ड अभी याद नहीं आ रहा और आपके कोर्स में भी नहीं दे रखा है जी, आपके कोर्स में भी नहीं दे रखा। पहले ये पढ़ाया जाता था लेकिन अभी कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है। बस अभी इतना सा कि भैया ये रोम जो होते हैं ये दो जीवाणु कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं। और वो रोम जो दोनों को जोड़ता है इसको हम बोलते हैं लिंगी रोम। सेक्स पिलाई नाम दिया जाता है, लिंगी रोम कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स पिलाई बोलते हैं। ठीक है, इसको पारक्रमण बोलते हैं। यस, पारक्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारक्रमण बोलते हैं। किसको? कॉन्जुगेशन को, जिसमें कहीं ना कहीं एक जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ के अंदर क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। किसकी वजह से? एक ब्रिज की वजह से, एक पुल की वजह से, एक ऐसी संरचना जो दो जीवाणु को क्या कर रही है? जोड़ रही है। ये था सिंपल सा क्या? रोम। अब एक बार एनसीईआरटी में और देख लेते क्या लिखा हुआ था रोम के बारे में। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। रोम लंबी नलिकाकार संरचनाएं हैं। ठीक है जी, रोम जो है लंबी नलिकाकार संरचना है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। कौन से प्रोटीन की बनी होती है? ये नहीं लिखा हुआ था। कौन सा प्रोटीन होता है बेटा? पिलिन प्रोटीन होता है। याद रखना, कौन सा प्रोटीन होता है? पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। खत्म, बस इतना सही दे रखा है। रोम में कुछ नहीं बता रखा। रोम कर क्या रहे हैं, क्या कार्य है, कुछ नहीं, बस इतना सा। रोम मिलते हैं, लंबी सी नलिकाएं होती हैं, विशेष प्रोटीन से बने होते हैं। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन किसमें? एनसीईआरटी में। लास्ट बचा है आपकी कौन? कशाभिका। और इस कशाभिका का जब हम डायग्राम देखते हैं बेटा, ये जो कशाभिका जो होती है कौन? कशाभिका। ये कशाभिका एक 3 भागों से निर्मित एक संरचना होती है। 3 भाग मिलते हैं किसमें? कशाभिका में। कितने भाग मिलते हैं? 3 भाग मिलते हैं किसमें? कशाभिका में। ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं आधारीय काय। क्या बोलते हैं? आधारीय काय बोलते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं अंकुश।
और इसको हम बोलते हैं तंतु। तो टोटल 3 भाग मिलते हैं किसमें बेटा जी, याद रखना है आपको किसमें, कशाभिका में। एक आधारीय काय होता है, एक अंकुश होता है और एक तंतु होता है। आधारीय काय को अंग्रेजी में बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। अंकुश को हम बोलते हैं हुक और तंतु को हम बोलते हैं फिलामेंट। तो कुल मिलाकर आपके 3 भाग होते हैं किसमें, कशाभिका में। एक होता है आधारीय काय, एक होता है अंकुश और एक होता है तंतु। ठीक है, इसको हम बेसल बॉडी, इसको हम हुक बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। अब बात आ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिर ये मूवमेंट कैसे करता है ये नहीं समझाया हुआ है, बिल्कुल नहीं समझाया। इसी संरचना को आप यहां पर इस डायग्राम में देखेंगे तो देखिए यहां पर ये है बेसल बॉडी। इस पूरी संरचना को अगर आप देखते हैं तो ये है बेसल बॉडी, ये है छोटा सा हुक और फिर ये लंबा सा कौन होता है, फिलामेंट होता है। ये है बेसल बॉडी, ये है हुक और ये कौन है, फिलामेंट। अब जरा इस बेसल बॉडी को देख, आधारीय काय को देख। इस आधारीय काय के अंदर इस तरीके से चक्के लगे होते हैं, चक्के होते हैं ना, पहिए के चक्के होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये पहिए के चक्के होते हैं किसमें, आधारीय काय में। इसमें इस तरीके से पहिए के क्या होते हैं, चक्के होते हैं। इस तरीके से प्रोटीन के बने हुए कुछ रिंग्स होती है, रिंग्स, और इन रिंग्स से एक प्रोटीन निकलता है जो जाकर, इन रिंग्स से एक प्रोटीन निकल रहा है तो जो जाकर इस अंकुश से होता हुआ किसमें घुस जाता है, फिलामेंट में घुस जाता है। ये प्रोटीन जो यहां पर निकल रहे हैं इनका नाम होता है फ्लैजिलिन। कौन से प्रोटीन के, कौन सा प्रोटीन है बेटा, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन है जो इन गोल गोल रिंग से निकला था। इन गोल गोल रिंग से निकला, किससे, गोल गोल रिंग से क्या निकला है, फ्लैजिलिन, जो अंकुश से होता हुआ फिलामेंट में चला गया। अब मैं तुमसे बोलता हूं बहुत सीधे तरीके से कि मान ली ये रिंग है, मान ली ये रिंग है, रिंग, ठीक है, और इसके ऊपर ये प्रोटीन था, है? अब अगर ये रिंग घूमेगी तो ये नहीं घूमेगा। सोच, ये रिंग अगर इस तरीके से घूमेगी तो ये नहीं घूमेगा, और ये जिसके अंदर गया हुआ है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जिसके अंदर गया हुआ है, क्या वो नहीं घूमेगा। सोच, ये रिंग घूमेगी, इस रिंग से जुड़ा हुआ ये फ्लैजिलिन प्रोटीन है, क्या ये भी हिलेगा, हाँ सर ये हिलेगा। और अगर ये हिलेगा तो तंतु हिलेगा कि नहीं हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा। तंतु अगर हिलेगा तो सीधी सी बात है, हम यही बोलेंगे क्या, ये कशाभिका जो है, ये कशाभिका, ये फ्लैजिला, क्या ये मूवमेंट में सहायता कर रहा है, यस सर, ये गति में सहायता करता है, मूवमेंट में सहायता करता है। तो कशाभिका का कार्य गति है या नहीं है, बिल्कुल है। क्या रोम और झालर जो है, क्या इनका कार्य गति से संबंधित है, नहीं गुरु, याद रखना ये दोनों गति से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये गति प्रदान नहीं करते हैं, ना ये गति कर रहा है ना ये गति कर रहा है। ये ठोस पदार्थ से, चट्टानों से, पोषक पदार्थों से चिपकने में सहायता कर रहा है। रोम जो होता है 2 जीवाणु कोशिका को जोड़ता है, इनका गति से कोई लेना देना नहीं है। गति कौन प्रदान करता है बेटा जी, कशाभिका जो होता है ये गति प्रदान करता है। एक और संरचना होती है जिसका नाम होता है पक्षमाभ, और याद रखना पक्षमाभ जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलती है। कई बच्चे सोचते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलती है, नहीं। तो पक्षमाभ ये भी गति प्रदान करता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गति केवल कौन प्रदान करता है, कशाभिका प्रदान करता है। इतनी सी थी कौन, आपकी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब नेक्स्ट लेक्चर जब होएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ये थी प्रोकैरियोटिक कोशिका।